राम राम सा जय श्री राला बाबा धाम की। शेखावाटी का सीकर ज़िला जो अपनी शिक्षा के लिए, सामाजिक सरोकारों के लिए, सैन्य सेवा के लिए, प्रशासनिक कुशलता के लिए और राजनीति की अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उसी सीकर ज़िले का गांव है नेतड़वास, जहां का रणवा परिवार अपने सामाजिक संस्कारों के लिए, विश्व बंधुत्व की, भाईचारे की भावना के लिए और पारिवारिक एकता और समन्वय के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। और इसी रणवा परिवार के मुखिया सम्माननीय श्री रामेश्वर जी रणवा साहब के प्रति मेरी व्यक्तिगत और संस्थागत रूप से विशेष निष्ठा और आदर भाव है। और आज नेतड़वास की इस पावन धरती से ही, इनकी जन्मभूमि, कर्म भूमि से ही हम इनसे एक विशेष मुलाकात और साक्षात्कार के लिए आए हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आपका भी। और अब बात का सिलसिला शुरू करते हैं कि नेतड़वास ग्राम की जो पृष्ठभूमि है या यहाँ का सीकर शेखावाटी का जो पुराना दौर है वो किस तरीके का था, क्या मान्यताएं हैं कि गांव कितना पुराना है, किस तरीके की बसावटी, कैसे आप लोग यहाँ पर सरवाइव कर पाए? हमारे परिवार के लिए चर्चा इस प्रकार की है कि हम रणवा जो गोत है जी, उसका निकास नागौर से बताते हैं जी, बड़वा के मुताबिक ऐसी बात आती है जी। और फिर यहाँ एक सामी गांव है सांगला के आगे, सामी गांव, वहाँ से आकर रणवों ने बसाया जी। और फिर उस गांव से आसपास के गांवों में लोग बस गए आकर के। और वहाँ सामी में अब एक घर भी शायद नहीं है जी। एक घर था, वो खेत में चला गया होगा। तो वहाँ से ये निकास बताते हैं नागौर से। और फिर नेतड़वास बसा। फिर नेतड़वास, हमारा परिवार नेतड़वास में कब आया ये हमारे बुजुर्गों को पता नहीं था। काफ़ी पहले से आए हुए, तो सैकड़ों वर्षों से माने। हाँ, लेकिन ये 4-5 से गांव आसपास में है, उनके बीच में एक ही है रणवों का घर हमारा। पूरे नेतड़वास में एक ही रणवा परिवार है? रणवा, बुवाड़ा, नेतड़वास, दुगोली, ओणा की रानी, रूपरा और इन सभी गाँवों में कोई रणवा दूसरा परिवार है नहीं। अच्छा अच्छा। और नेतड़वास में भी एक ही परिवार आपका? नेतड़वास में एक ही परिवार है। अच्छा, जिस तरीके से आपने नेतड़वास में अपना आशियाना अपने बुजुर्गों ने बनाया, बसाया। मेरे पिताजी सबसे छोटे थे भाइयों में। मेरे ताऊजी और किसी को कोई बाल बच्चा था ही नहीं। अच्छा। मेरा जन्म भी थोड़ा लेट हुआ जी। तो ऐसा लग रहा था कि बड़े वाले भाइयों के नहीं हुए तो अपन को कोई बाल बच्चा नहीं होगा। तो उन्होंने मेरे बुआ के लड़के को, अपने भांजे को, ये जो परताराम जी नाम से, इनको रख ली जी। छोटा सा ही था उस समय जी। भाई, अपन नज़दीक में कोई था नहीं तो अपन किसको रखेंगे, इसलिए भांजे को रख लेते हैं। इनकी उम्र पिताजी से थोड़ी ही कम थी, वैसे मामा भांजा में उम्र का अंतराल कम था। फिर भाई साहब की शादी हो गई, वो भौजाई आने जाने लग गई। उसके बाद मेरा जन्म हुआ। फिर भाई साहब को भी बाल बच्चा नहीं हुआ जी। तो इसलिए आप अकेले रह गए? मैं 5 तो पिताजी और थे, छठा ये मेरे बुआ बेटा, इस सबके बीच में मैं अकेला ही था जी। और फिर सबसे विशेष बात तो ये रही कि मेरी सब मावर और सब घर वालों का बहुत अच्छा स्नेह रहा। इतने बड़े परिवार में अकेले लाडले थे तो स्वाभाविक था कि लाड प्यार होना। बहुत अच्छा स्नेह रहा। एक बार मेरे दूसरे बुआ के बेटे भाई हैं, उन्होंने ऐसा कह दिया मेरी बड़ी वाली माँ को जी कि मम्मी, अब रामेश्वर अकेला है, आप बूढ़े बूढ़ी बहुत हो तो वैसे कैसे पार पड़ेगी, कैसे सदेगी, तो आप किसी एक लड़के को और रख लो। तो उन्होंने नाराज़गी जताई साहब। उन्होंने कहा, नहीं मोटा आज तो कह दिया तो ठीक है, आगे ये बात नहीं कहेगा कभी। हमारे तो ये शौक के बरोबर है, चाहे हमें तो घीस के डाले, इतना यहाँ स्नेह था जी मन में उनके, बहुत गहराई से। अच्छा, आपका जन्म जो है वो एक चमत्कारी कोई ईश्वरीय कृपा का, या लास्ट मोमेंट में जब आशा छूट गई? लेकिन कई बार होता नहीं, जैसे श्रवण जी CLC वाले कहते हैं कि भाई मेरे माता पिता के योग में कोई संतान पुत्र की नहीं थी, लेकिन वो कोई बाबा जी ने आशीर्वाद दिया
और मैं हुआ, और जब मैं हुआ तो ये आशीर्वाद दिया कि भाई ऐसा यश कीर्ति वाला बच्चा होगा जो आपका नाम रोशन भी करेगा और धन संपदा भी कमाएगा। तो ऐसा भी कोई आपका भी किसी घटना इष्ट देव से कोई कनेक्शन रहा? ऐसा तो मेरे स्मरण में तो कोई ऐसी बात है नहीं। शायद घर वालों की एक बात ज़रूर थी जी, कि घर वालों का जो गांव में समाज में जी, जो इनका रहन सहन था, इनका जो व्यवहार था ना, उससे लोग सब खुश थे कि रणवा अच्छे आदमी जी। हैं। लेकिन कोई आगे पाछे तो कुछ है नहीं, ऐसी चर्चाएं लोग करते थे। जी, जी, हाँ। फिर मेरा जन्म हुआ, लोग ये कहते थे, जो सामने आती है वो बात तो कहते हैं लोग। तो लोग कहते थे कि वो एक आँख का क्या खोलना, क्या बेचना, क्या बंद करना। जी, फिर ईश्वर की कृपा रही कि ये बच्चे फिर से 5-6 हो गए, तो फिर पूर्ति हो गई। तो ऐसी चर्चाएं तो जो सामने आती हैं करते हैं लोग। अब भले आदमियों में गिने जाते थे, हमारे परिवार का लोग मानते थे कि अच्छा, पहले मेरे दादी माँ थी, वो पहले हर घर में रोटियां नहीं मिलती थी लोगों को, जो बाहर से कोई आता था, लेकिन वो पूरे गांव में चला के लोग कहते थे कि भाई वहाँ जाओ, वो खिलाएगी। उन्होंने रोटी पानी का कबीर फिर ये कुआं बना लिया। तो कुआं बनाने के बाद यहाँ आसपास में कोई कुआं था ही नहीं गांव में, जी, खेतों में, तो सब जगह से लोग पानी लेने आते। खेती बोई हुई होती, उस समय भी जगह जगह से अपने वो रास्ते डाल करके लोग आते थे, पानी पिलाते थे। पानी के लिए कभी मना नहीं किया। जी। और रोटी पानी का वो यहाँ घर वालों का ये बहुत अच्छा रहा मेरे तो वो परिवार। सेवा भावी हाँ, परिवार तो शुरू से इसलिए रहा। लोग मानते हैं कि वो तो उस पुण्य का इनको लाभ मिला। आपने अपने जन्म के बाद में क्या चीज़ देखी कि उस समय की क्या परिस्थितियां थी, कैसा वातावरण था, पैदावार कैसी थी, शिक्षा का माहौल कैसा था, और आज जो माहौल देख रहे हैं उसमें कितना बड़ा फ़र्क पाते हैं? बहुत बड़ा फर्क है। मैंने जो देखा है उससे पहले तो और ही ज़्यादा फर्क होता था जी, लेकिन मेरे देखने में ऐसा मैंने देखा है जी कि उस समय किसान वर्ग की ऐसी स्थिति थी, सर, काम करते करते उनको समय नहीं मिलता था बिल्कुल ही, फिर भी स्थिति काम चलाऊ होती थी। किसी किसानों के परिवार में ज़्यादा कोई संपन्नता उस समय थी नहीं। जी, कई लोग तो जो अपन देसी महीनों के हिसाब से सोचें तो आसोज में अनाज के लिए भी वो कोई मोल लाता था, कोई बाड़ी उधारा लेता था, इस तरह से लोग काम चलाते थे। जी, और खेती में उनको टाइम नहीं मिलता था। किसान वर्ग की बात मैं आपको बताऊं जी, कि ये मैंने देखा है, अच्छा, ये मेरे जन्म के आसपास की बात आपको बता रहा हूँ। जी, उस समय औरतें हाथ से पीसती थी, जी, तो उनको 4 बजे सब कोई उठना पड़ता था, और जिसके घर में लागत ज़्यादा होती थी जी, वो लोग तो 3 बजे उठती थी औरतें, और फिर पूरे परिवार के लिए वो आटा पीसती थी। जी, और आटा पीस करके फिर अपने घर का काम, जैसे साफ सफाई हो, जी, गोबर पोठा हो, गाय दूना हो, भैंस दूना हो, जी, और फिर उसको गर्म करना हो, फिर रोटियां बना करके जो लोग खेत में काम करते थे उनके लिए रोटियां लेके, खाना लेके जाती थी। जी, तो सिर पर तो उस जो हल चलाते थे उस पशु का फूस होता था, जी, और बच्चा गोदी में होता था। फिर वो वहाँ जाती खेत में और उनको खाना खिलाती। फिर वहाँ उस समय जोतने के लिए खेत को खाली करना पड़ता था, तो बहुत सारे पेड़ पौधे होते थे, तो वो पूरे दिन वो पेड़ पौधे काटती थी। फिर बच्चा गोदी में, और ईंधन का सामान सिर पर खारी में रख करके वो फिर घर आती थी। फिर घर आ करके फिर वो अपना दूध निकालने का ये काम करती थी। वो सुबह वाली दिनचर्या शाम को शुरू। शाम को फिर दूध निकालती थी, फिर वो खाना बनाती थी और खाना खाते थे, और दूध को ठंडा करके वो उसको जमाती थी, दही बनाती थी। और फिर ऐसा कहते हैं कि उस समय बरसात होने के बाद कुओं के जो गुण होते उसमें पानी भर जाता था, तो बरी से पानी निकालते थे। तो बरी रस्सी से पानी अच्छा, निकालते। हाँ। तो रस्सी से पानी निकालते थे, तो
नंबर नहीं आता था, गांव में लोग रहते थे, जी तो फिर वो रस्सी डाल के आते थे, उस हिसाब से ही उनका नंबर आता था। तो किसी का 10 बजे, किसी का 11 बजे, 12 बजे तक पानी ला कर लाते थे, और फिर ला कर के पानी फिर वो सोते थे। तो आप देखिए कितना जटिल जीवन था, 1 मिनट का टाइम नहीं होता था इसके बीच में। जो आदमी मतलब जिसको अपन कह सकते हैं कि एक दौर था हाँ। जब कृषि और पशुपालन के लिए व्यक्ति पूरे दिन और रात समर्पित था, लेकिन बदले में उसको आमदनी या सुकून नहीं था, वो नहीं था, वो काम चलाऊ होता था, काम चला, सिर्फ पेट भरने के लिए बस बेकार हो वहाँ रही थी। पेट निकलता था, पैसे होते नहीं थे उस समय। अच्छा, आप ने जब इस तरीके का दौर देखा, अच्छा परिवार में आप 5 भाइयों के बीच इकलौती संतान, जी, उसके बाद में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने महसूस की कि भाई 5 पिताजी और 5 मदर, उनका पालन पोषण करना, अकेले आप पर जिम्मेदारी, बड़ी खेती बाड़ी की जिम्मेदारी, किस तरीके से निर्वहन का वो दौर था? वो उस समय कुछ तो ऐसी स्थिति रही कि मेरे जो बुआ जी थी, उनके बेटे, वो हम उनको समाचार पहुंचाते थे, तो काम में मदद के लिए वो कुछ आ जाते थे। जी और फिर उनको अपना अपना घर लग गया, जी तो फिर मैंने मेरे हिसाब से ही एडजस्टमेंट किया। जी फिर मजदूरी से काम करवाना, और वैसे पूरा काम समय पर करवाते रहे, कहीं कोई ऐसी स्थिति तो नहीं बनने दी, लेकिन वो थोड़ा जटिल ज़रूर था कि खेती ठीक थी जी और काम करने वाले थे नहीं, जी लेकिन वो समय पर करवा लेना ऐसा रहा। और माता पिताजी जो थे हमारे, सभी बुजुर्ग थे ना, जी उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद सभी का। ऐसा नहीं होता है परिवार में, जब इतने लोगों के बीच एक ही बच्चा होता था तो वो अपने भांजे को, अपने भतीजे को रख लेते हैं लोग, जी लेकिन उन्होंने, मेरा इतना विश्वास था उनको कि ज़रूरत ही नहीं है अपन को। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। 5 भाइयों के बीच आप अकेले बेटे के रूप में रहे, आपके 6 बेटे हैं। आज जब हम उस दौर को और आज के दौर को देखते हैं कि आज 6 बेटों का जो परिवार है वो आपके सानिध्य में है, आप 5 पिताजी के बीच अकेले का एक दौर था, वो भी परिवार और समय आपने देखा है। किस तरीके से बच्चों को आपने एजुकेशन की ओर, बिजनेस की ओर आगे बढ़ाया और खेती बाड़ी से एक कदम आगे बढ़कर आज शेखावाटी, सीकर और राजस्थान में आपका एक बड़ा नाम है? वो तो ऐसा है कि परिवार का संस्कार तो हमारे साथ था ही जी और फिर हमने ही इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ा रखा। जी कामकाज में कहीं कोई मजदूर लाना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन इनको डिस्टर्ब नहीं किया। जी जितने दिन अपने हिसाब से पढ़ पाया इनको पढ़ाया और फिर इनकी ब्याह शादी और वो की। फिर एक सिस्टम हमने रखा। वैसे बच्चों पर जब ये छोटे थे अच्छा कंट्रोल रहा, वैसे किसी तरह की कोई गलत हरकत इनकी कभी कोई सामने आई नहीं जी। और फिर हम घर में बैठते थे तो चर्चाएं इस तरह की करते थे कि हमारा परिवार इस तरह से रहा, अपनी इतनी ऐसी इज्जत रही है तो अपन को बहुत ध्यान रखना है, कहीं कोई उलाहना नहीं दे दे, तो ऐसी बात कभी बनी भी नहीं जी। और फिर भी ये अपने अपने काम में जब लग गए तो फिर भी हम एक महीने में एक बार दो बार एक घरेलू मीटिंग रखते हैं। जी। किसी तरह का उलाहना शाबाश कोई देनी होती है तो वो वैसे रास्ते चलते नहीं देते हैं, घर में बैठ करके चर्चा करते हैं, मीटिंग करते हैं और उसमें वो कहते हैं अगर कोई कहीं बच्चे से हो जाती है, कहीं कोई थोड़ी बहुत हुई भी नहीं है लेकिन होती है, तो हम कहते हैं कि भाई ये पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये अपने परिवार के का अनुरूप बात है नहीं। तो ऐसी चर्चाएं हम बैठते हैं, करते हैं और आज किसी तरह का कोई बच्चे में चुटकी का कोई किसी तरह का कोई बैल है नहीं, अपने अपने काम में लगे रहते हैं। जहाँ कहीं भी किसी से कोई मुलाकात होती है, बैठना होता है, कोई व्यवहार होता है तो कुछ मिला के लाते हैं, खो के नहीं आते हैं। कभी रणवा परिवार ठीक है, ऐसी साख आज आप सभी लोगों के सहयोग से बनी हुई। अब सर उसके बाद में आपने 6 बेटे जो अलग अलग बिजनेस में है, एजुकेशन में है और दूसरे बिजनेस हैं, पॉलिटिकल में भी आपने खुद भी रहे, बाद में आपने बेटे हरी जी को आगे किया है। तो ये सेटअप जो है आपने अपने तरीके से इनको डिवाइड किया या इनको ये छूट दी गई कि आप अपने हिसाब से अपनी योग्यता रुचि के अनुसार काम या कारोबार बढ़ाएं? वो कुछ ऐसा ध्यान में ज़रूर था कि कोई
ऐसा काम किया जाए जिससे इज्जत भी बढ़े और दूसरों को भी उससे लाभ मिले। जी तो इस शिक्षा को चुना हमने। जी तो और ये फिर शिक्षा के क्षेत्र में उस समय में सरकारी स्कूलों में थोड़ा पढ़ाई का अभाव होता था, जी तो प्राइवेट स्कूलें बच्चों ने अपने अपने हिसाब से वैसे अलग अलग डाल दी जी और ये काम शुरू कर दिया। तो इसे हम वैसे संतुष्ट थे कि अच्छा काम है, चलो शिक्षा का काम है। जी तो इसलिए ये फिर अपने अपने काम में सभी ठीक ही रहे और कोई भी तरह का अगर गाइडेंस की कोई ज़रूरत होती तो हम बैठ के बात कर लेते, बता देते। आपने सर इतना अच्छा प्रतिष्ठित परिवार के मुखिया का दायित्व निभाया, भगवान ने आपको अच्छा स्वस्थ जीवन दिया, ये माँ प्रकृति परमात्मा की बड़ी कृपा है। इसके साथ कभी आपको राजनीति में जाने की इच्छा हुई कि परिवार भी सक्षम है, हमें जाना चाहिए, उसका कैसा अनुभव रहा? पहले ऐसी बात थी कि मैं जब छोटा था जी तो मैं यहाँ से अपने यहाँ से किशन डाका हुए हैं, जी उस समय वो चर्चा में रहते थे, बोर्डिंग में रहते थे, वो तो कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन वो सरपंच रहे। जी तो उनके विकल्प के रूप में लोग मेरे को कहते थे कि अब की बार आपको चुनाव लड़ना है, जबकि मेरी उम्र ही थोड़ी कमी थी। लेकिन उस समय रुचि थी हमारे कि वो हीरा दादा सामोता होते थे, उन्होंने दोनों अपन जो जहाँ बैठे हैं ना, ये अपना खेत है जी ये खेत दोनों गांव की सीमा में आता है। अच्छा इस तरफ नेत्रवास है, उस तरफ बुआड़ा है। जी बुआड़ा पंचायत के लोग भी तो कहते थे कि तेरे को सरपंच लड़ना है, नेत्रवास के भी कहते थे, लेकिन वो राजनीति में आने की इच्छा थी नहीं। थोड़ी मेरी ये सोच थी कि अगर राजनीति में आ जाएंगे तो या घर वालों का ये अपन काम काज नहीं देख नहीं पाएंगे तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। अभी कोई दूसरा सहारा था नहीं, फिर बच्चे अपने अपने काम में लगे, थोड़ा समय मिलने की स्थिति में आ गए। जी तो फिर हमने सोचा कि चलो लोगों से जान पहचान ही हो जाए। राजनीति ऊपर के लोगों ने भी, जैसे जय सिंह जी हैं, तो पार्टी के लोगों ने आकर के यहाँ घर आकर के कि आपको चुनाव लड़ना है। तो पहले मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, फिर पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, फिर ये एमएलए का चुनाव भी 2003 में लड़ा। अच्छा ऐसी स्थिति रही। उन लोगों ने चला करके घर से एक दिन रात को आ गए वो लोग, और यहाँ से ले जा करके भी चुनाव लड़ना ही है, तो फिर राजनीति में सक्रिय हो गए। अच्छा, तो आप पंचायत समिति, जिला परिषद और विधायक, तो राजनीति में सफलता का स्वाद कौन से पायदान पे चखा आपने? पंचायत समिति में? मैंने पंचायत समिति का एक चुनाव अच्छे वोटों से एक वार्ड का जीता। पहले यहाँ कॉमरेडों का खूब तकड़ा बोलबाला था, उसमें पंचायत वो जिला परिषद का चुनाव में हार गया। अच्छा दूसरा चुनाव मैंने लड़ा 1 नंबर वार्ड से, 1100 वोटों से वो चुनाव में जीता। जी प्रधान के लिए भी मेरे को कहा गया, लेकिन हनुमान जी सरपंच और हम दोनों जीते हुए थे। जी तो लोगों ने कहा कि आप 2 वोट कम थे हमारे पास, कॉमरेडों के पास 2 वोट ज़्यादा थे। तो लोगों ने कहा कि 2 वोट आपको, कोई आप में से कोई सा चुनाव लड़ लो, 2 वोट लाओ और प्रधान बन जाओ। मैंने तो सोचा कि भी यह संभव नहीं है, क्योंकि बाड़ाबंदी हो गई थी। जी तो मैंने तो फिर हनुमान जी को ही आगे करके उनको ही हनुमान जी लड़ेंगे, तो वो चुनाव लड़े। और इससे एक लाभ तो ये मिला साहब, लोगों में अच्छी जानकारी, जहाँ भी जाते हैं सम्मान भी मिलता है। और एक बात मैं और कह सकता हूँ जी कि जैसे कास्ट वाइज लोग में होता है कि फलां कास्ट, तो दूसरी कास्ट जो ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे राजपूत हो, जाटों में से, मेरे एरिया की बात कर रहा हूँ, जाटों में से अगर किसी आदमी के प्रति किसी इन दूसरी जातियों की सहानुभूति है तो मेरे पर सबसे ज़्यादा। ये आपका सौभाग्य है। और ये आपने हमेशा सबको साथ लेकर चलने की भावना रखी। सर 2003 का विधानसभा चुनाव, आप जब धोद जनरल सीट हुआ करती थी, उस समय आपने लड़ा जब बीजेपी का कोई बहुत ज़्यादा बोलबाला इस इलाके में नहीं था, कॉमरेडों का दबदबा था, तो वो अनुभव कैसा था? वो वैसे चुनाव बहुत अच्छा मन गया था, और वैसे तो ऐसा लग रहा था कि चुनाव जीत भी सकते हैं। उस समय सामाजिक न्याय मंच सामने आ गया, और वो सामाजिक न्याय मंच ये चाहता नहीं था कि पार्टी कैंडिडेट जीते जी, तो इसलिए वो बड़ा वो उसमें दिक्कत थी। अच्छा, 2 रोचक मुकाबले थे आपके सामने। आपके सगे जी थे ओम जी, और आप थे, तो दोनों समधी जो हैं वो कांग्रेस और बीजेपी से था।
तो वो किस तरीके का एक रोचक किस्सा है? हाँ वो तो फिर क्या था जी कि रामदेव सिंह जी को एक बार ओम जी ने जिला परिषद चुनाव हरा दिया था जी तो फिर कांग्रेस को ये लगा कि ये जिला परिषद वार्ड में भी हार गए रामदेव जी, तो फिर वो उनको टिकट मिल गई जी और मैं बीजेपी से टिकट मांग रहा था। जी तो यहाँ से कामरेडों के मुकाबले लोगों ने मेरे को कहा कि ये आप ही को चुनाव लड़ना है, जी तो इसलिए मेरे को तो बीजेपी से टिकट मिल गई और उनको तो पहले नहीं लग रहा था कि ओम जी को मिल जाएगी, सगे सगे आपस लेकिन में ऐन वक्त पे मिल गए। ऐन वक्त से वो रामदेव जी की कट गई और ओम जी को मिल गई। और लेकिन आपकी चुनाव के दौरान किसी तरह की खटास नहीं हुई कॉम्पिटिटर नहीं के नाते? नहीं। अब वो पत्रकार लोग आप जैसे लोग पूछते थे मेरी वो बहू थी उनको कि आप अपने पिता को वोट देओगी कि ससुर को देओगी, तो वो बच्चियाँ भी ऐसा ही कहती थी कि भाई घर वालों ने तो इतना बड़ा पाल पोस करके इनको दे दिया तो अब इन्हीं को देंगे, उनका ये होता था समझदारी। मैं मेरी ओर से ये कहता था कि ये कोई पाबंदी नहीं आप पर, आप अपने पिता को भी देख सकती हो, तो ऐसे कोई खटास वाली बात कहीं कोई नहीं। अच्छा, कई लोग कहते थे कि आपको देखो समझौता कर लेना चाहिए, मैंने कहा ये तो बहुत ही गलत बात है। राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां दोनों को जब टिकट दे दी तो चुनाव हारना तो कोई कलंक नहीं है, लेकिन वो कलंक वाली बात हो जाती कि पार्टियों को बेदखल करके अपने एक जगह होते हैं, ऐसा कोई लाभ उठाते हैं, तो वो मेरे को सिद्धांत और नीतियों से हाँ बस नीतियों से कभी समझौता किया नहीं। अच्छा, दूसरा सर, इसके अलावा आप राजनीतिक रूप से एमएलए का चुनाव लड़ चुके, सामाजिक तौर पर भी आप सक्रिय रहे होंगे सामाजिक संगठनों के माध्यम से, या फिर अपने स्वतंत्र रूप से जो समाज के रचनात्मक काम है उनमें आप स्वैच्छिक रूप से भागीदारी निभाते हैं? हाँ, जो भी कोई भी काम होता है समाज से संबंधित या समाज के लिए होना चाहिए जी, उसमें जितना कोई कर पाते हैं करते हैं। बिल्कुल। इसके बाद में सर अब आपने अलग अलग बेटों को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी, जैसे रघुनाथ जी बिजनेस संभालते हैं, हरी जी को राजनीति में आगे कर दिया, पूर्ण जी एजुकेशन इंस्टीट्यूट देखते हैं, आपके मूल जी ओम जी और राधा किशन जी, तो ये तीन भी एजुकेशन में अकाउंट्स और बिजनेस वगैरह देखते हैं। किस तरीके से आपका एक रूटीन रहता है कि मैंने देखा कि आपके पास बच्चे यानी बेटे रहने आते हैं, जबकि संसार में ये देखा जा रहा है कि माता पिता को बच्चों के पास रहने के लिए तरसना पड़ रहा है, लेकिन आप इतने सौभाग्यशाली हैं, ये कोई बड़े बुजुर्गों का पुण्य है कि बच्चे स्वेच्छा से संस्कारित रूप से आपकी सेवा के लिए आपके पास आते हैं। बिल्कुल आते हैं। वो तो वैसे इन्होंने अपने एक सिस्टम बना रखा है जी कि पिताजी को और माँ को ये नहीं लगे कि अपने पास कोई नहीं रह रहा, तो इन्होंने एक या दो बहू या एक दो बेटा हमारे पास रहता ही है, जैसे बारी बारी से रह जाए कैसे भी, लेकिन ऐसा समय कभी नहीं होता कि हम अकेले ही बैठे जी। अभी आपकी माँ 104 साल की जीती है, बहुत लकी मानते अपने आप को, आपने माँ भी देखी, दादा दादी, अब आपकी माँ, बेटा, पोते पोती, पड़ पोते पोती पोती और भी छड़ पोते दो तेर, जितने मतलब 5 पीढ़ी को आपने नज़दीक से देख रहे हो, तो इसको कितना बड़ा ईश्वरीय कृपा मानते हैं? ये तो कोई ईश्वर की बड़ी कृपा ही मानता हूँ जी, क्योंकि आप देखिए कि मेरे जितने भी रिश्तेदार थे पहले से ही जी, वो सब मेरे से संतुष्ट, मैं उनसे संतुष्ट, सभी से। और फिर ये मैं वो ईश्वरीय कृपा कहें या कोई ये आप ये माने कि ये सौभाग्य समझें कि हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं जी, उन सब से होता है कि परिवार में या रिश्तेदारों से खटास आ जाता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ बहुत ही अच्छे संबंध मेरे को मिले। बिल्कुल सभी जगह बहुत अच्छे। और आजकल देखते हैं जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं वो अपने हिसाब से रहती हैं। एक बहू तो वो पोते की बहू RJS है, लेकिन बहुत सुशील लड़की है, बहुत समझदार लड़की, और वो दूसरी भी RS अभी बन गई है शायद वो जी, अपने मनमोहन की बहू जी, तो वो भी दोनों लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी होकर के, पढ़ी लिखी तो वैसे सभी हैं जी, लेकिन बहुत संस्कारवान परिवार की, बहुत अच्छी बच्ची, बहुत समझदार। अच्छा सर, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, इतनी सारी चीज़ों को देख के आप जैसे अभी गांव में रहते हैं, शहरों की चकाचौंध ने कभी आपको प्रभावित नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं।
बच्चे तो कभी कह देते थे कि आप यहाँ आ जाओ, लेकिन एक तो पड़ोस वाले सभी ये कहते थे कि नहीं यहीं रहना है। और मेरे को भी ये इस ज़मीन से लगाव है ना, शुरू से यहाँ रहे जी। और ये परिवार का पिताजी का बनाया हुआ घर है, तो इसको तोड़ने की बात भी आई, लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं ये तो पिताजी निशानी रहेगी। रहेगा ये। तो सर ने दादाजी की निशानी, उनका बनाया हुआ परिवार, पिताजी के समय बनाया हुआ परिवार, वो मकान दोनों हैं। और इसके बाद में अब जैसा ज़माना बदल रहा है, जैसी सुविधाएं आवश्यकताएं बढ़ रही है, उसके अनुसार नया स्वरूप भी आधुनिक मकान का विस्तार स्वरूप तैयार हो रहा है, जिसमें मकान, अतिथि गृह, डाइनिंग हॉल, पार्किंग, एक बड़ा कॉन्सेप्ट जो इन्होंने तैयार किया है। एक सर, जीवन की सफलता के पैमाने आप क्या मानते हैं? कोई आपसे ये पूछे कि सफलता जीवन की क्या है, किस रूप में उसको आप देखते हैं? मैं तो जीवन की सफलता ये मानता हूँ कि पूरा परिवार लाइन से चलने वाला हो जी। और किसी से उलाना नहीं लेके आए, और अपने अपने काम में सब सक्षम हो। और मैंने ये पाया है कि अपन आज अब धन का तो कोई वैसे प्रमाण नहीं होता जी। धन तो कितना ही हो सकता है, लेकिन धन होना भी और उसको खर्च करना दो बातें होती हैं इसमें। जी। तो मैं ये मानता हूँ कि आज एक पैसा भी आलतू फालतू काम में कोई पैसा न बच्चे खर्च करते हैं, न हमने कभी किया। जी। जहाँ खर्चे की ज़रूरत होती है वहाँ खर्चा भी करते हैं, और पूरा परिवार और सब रिश्तेदार सब बहुत ही संतुष्ट हैं, बहुत ही इस बात को ये मानते हैं कि यह हमारा सौभाग्य या ईश्वरीय कृपा ही है कि सब लोग ऐसे मिलते नहीं हैं। चाहे रिश्तेदारों में समझ लीजिए, जी। बच्चे समझ लीजिए, बच्चों की बहू समझ लीजिए, लेकिन आज इस बात से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। सर, आपके मैंने अभी फोटोग्राफ्स देखे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ आपकी मेल मुलाकात है। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप नज़दीक से मिले हो, उसके कार्यप्रणाली को लंबे समय से देख रहे हैं, किस तरीके का वैश्विक नेता भारत के प्रधानमंत्री को देखते हैं? मेरा मानना तो यह है साहब कि बहुत ही इतने बढ़िया प्रधानमंत्री पहले मेरा मानना है नहीं है, आगे भी मैं ये मानना हूँ मुश्किल है। इतने अच्छे प्रधानमंत्री हमारे, और इनका ये मिशन है जो देश को आगे बढ़ाने का। देश विश्व अगर इनके देख रेख में बन सकता है, देश को बहुत ही भली भांति संभाल रखे हैं। और इनका जो सोच हो है ना, किसी देश को नीचे दिखाना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे देश हित में काम इन्होंने किया है, 370-98 हो, चाहे वैक्सीन कितनी जल्दी तैयार करके लगवानी हो जी। दूसरे विदेशों में जो अपने बच्चे यहाँ के फंस गए थे, यूक्रेन वगैरह में, सबको अपने खर्चे पर लाना हो, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना हो, दूरदर्शिता पूर्ण निर्णय इनके बहुत बहुत अच्छे। मेरा मानना है कि बहुत ही बढ़िया आदमी। ये आपका इंटरव्यू लाइफ टाइम रहेगा जब तक तकनीक का ज़माना है। तो किस रूप में, जब भी लोग इसको ओल्ड इज़ गोल्ड कहते हैं, तो जब जब देखेंगे तो तब तक आपकी कभी बातें किसी न किसी को प्रेरित करती रहेगी। तो किस तरीके का संदेश आप देना चाहेंगे आने वाली पीढ़ी को कि ज़माने की इस बदलती तासीर के बीच अपने आप को कैसे समायोजित रखें, उसके लिए एक सबके लिए आपका मैसेज? मेरा तो मानना यह है कि यह एक बहुत ही अच्छा समय, ऐसे प्रधानमंत्री अपन को मिले हैं, तो ऐसे समय में होता क्या है कि देश हित में सबका सहयोग ज़रूरी होता है जी। तो सभी लोगों का देश के प्रति अच्छी सोच हो और देश आगे बढ़े, और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री इतने अच्छे लोगों का अच्छा सहयोग करते रहें, और देश हित में और गरीब हित में, समाज हित में आदमी अपना काम करता रहे, तो बहुत ही अच्छी स्थिति इस वक्त में मानता हूँ। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से यह है सम्मानीय रामेश्वर जी रणवा साहब, जिन्होंने जीवन का बहुत अनुभव हमारे साथ साझा किया है। परिवार को एकता के सूत्र में कैसे रखा जाए, बेटे बेटियों की परवरिश किस तरीके से सुनिश्चित करें, संस्कार उतने कितने अच्छे हों, और इन सब चीज़ों का अनुभव इन्होंने जीवन में देखा। सफलता का स्वाद चखा, सफलता को किस तरीके से बनाए रखना है, मेंटेन रखना है, वो भी आपने देखा है। और इसके साथ ही
बच्चों की रुचि और योग्यता के अनुसार उनके कार्य का विभाजन, उनकी सार संभाल रखना, उनको अनुशासित, संस्कारित और नियंत्रण में रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। एक आखिरी सवाल सर, आपके जो मैंने सीकर अभी जैसे कल मैं रघुनाथ जी के रुका था तो वहाँ भी घर का नाम रामेश्वरम है, आपके अन्य उस टाइप से हैं। तो और जो एक प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत आपके नाम से रामेश्वरम रेजिडेंसी भी इन्होंने डेवलप की है। तो सभी पुत्रों का एक पिता के प्रति आपके प्रति आदर्श मानकर जो भाव रखा जा रहा है, ये निश्चित रूप से प्रेरणादायक है। तो अन्य लोगों के लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से अपने जीवन के हीरो आइडल अपने माता पिता रहें? माता पिता का बड़ा स्नेह रहा, अभी भी माँ मौजूद हैं जी। तो मैं जब दिखता हूँ तो बड़ा स्नेह लगता है। और मेरे को पास बुलाते हैं, मैं चला भी जाता हूँ, दोनों समय मिलता हूँ जी। तो मेरे को पूछते हैं खाना खाया कि नहीं खाया, सर्दी पड़ रही है कपड़ा लिया कि नहीं लिया, अभी बड़ा ध्यान रखते हैं। और इनको अच्छी तरह पूरी बातें याद हैं। कोई ज़्यादा बीमारी से ज़्यादा ग्रस्त नहीं, उम्र का फ़र्क ज़रूर अब धीरे धीरे कमज़ोरी है, वो अलग बात है। और बड़ा स्नेह मिलता है और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि माँ का स्नेह लंबा रहे। बिल्कुल। हाँ, और स्वस्थ रहे। हाँ, माँ से बढ़कर कुछ नहीं, क्या पैसा क्या नाम, चरण स्वे और हो गए तीर्थ चारों धाम। तो माँ के सानिध्य में रामेश्वर जी अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं, परिवार को, बच्चों को शिक्षा संस्कार देकर उन्हें जीवन के नए प्रगति पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे ही व्यक्ति, ऐसी ही संस्थाएं, ऐसे परिवार हमारे लिए महातीर्थ है, हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है। तो आज की मेरी ये ज्ञान यात्रा, ये तीर्थ यात्रा आदरणीय रामेश्वर जी के सानिध्य में बहुत सानंद संपन्न हुई है, उसके लिए आपको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। और साहब वैसे एक बात और मैं इस अवसर पर आपको बताना चाहूँगा, जैसा लोगों ने माना है कि नीत गैल बरकत होती है जी, तो नीति हमने हमेशा साफ रखी। किसी के साथ धोखा करना, किसी को कोई धोखा देना, किसी से कोई पैसे का लालच कर उसको कोई गर्त में डालना, ऐसा कभी नहीं सोचा। हमसे जितने भी कोई दूसरे आदमी की मदद हो पाई ये करने की कोशिश की है। कभी गलत पैसे को घर में आने से रोका ही है हमने, कभी ऐसा नहीं सोचा कि कैसे ही पैसा आ जाए। बिल्कुल। पैसा अपनी कमाई का ही अच्छा रहता है और ईश्वर की कृपा है, आज सब कुछ काम चल भी रहा है, सब ठीक है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से नीति और नियति साफ होगी तो जीवन में उन्नति के नए नए मार्ग आपके निकलते रहेंगे। इसी तरीके से जीवन में उन्नति के पथ पर आप भी आगे बढ़ें और समाज को आगे बढ़ाएं, राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। और इन्हीं भावनाओं के साथ में कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी साहब, आपको भी धन्यवाद, आप पधारे, थैंक यू। इतना समय दिया और मेरे परिवार संबंधी बात आपने सुनी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।